गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और विभिन्न परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम 18 जून 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे। हमेशा की तरह फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? तो अभी अश्विनी वैष्णव जो भारत के रेल मंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया था। तो इस पर सक्सेसफुली ट्रायल रन आपका कर लिया गया है और अपने ये स्टील आर्च के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में स्थित ये ब्रिज है और संगलदान रियासी जो ट्रेन ट्रैक है उसका ये पार्ट है या हिस्सा है। बात करें अगर क्यों ये फेमस है, क्योंकि दुनिया का सबसे हाइट पर बना हुआ रेलवे ब्रिज इसको माना जा रहा है। बात करें अगर हम चिनाब रिवर की, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं चिनाब रिवर की। तो चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश में स्थित स्नो कैप्ड यानी बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। दो स्ट्रीम या दो नदी धाराओं से मिलकर ये बनती है जिनका नाम है चंद्रा और भागा। इन दोनों से मिलकर ये बनती है। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति के पास से ये निकलती है। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? देखिए, जो सिंधु नदी है या इंडस नदी है उसकी लॉन्गेस्ट या सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो चिनाब ही है। चिनाब की दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां कौन सी हैं, यानी कौन सी दो नदी इसमें मिलती हैं? तो देखिए, झेलम और रावी। झेलम और रावी जो है वो चिनाब नदी की ही सहायक नदियां हैं, यानी ये दोनों इसी में मिलती हैं। इसके अलावा देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनता है, चिनाब नदी के ऊपर बने हुए डैम, वो बहुत पूछता है। तो पूरी नीचे मैंने लिस्ट डाली है, वो डैम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका सलाल डैम, दूसरा दुलहस्ती डैम, तीसरा बगलीहार डैम और चौथा रतले डैम या बांध इस चिनाब नदी के ऊपर बने हुए हैं, जिस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको बगलीहार जो प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, लगातार न्यूज में बना रहता है। एक प्रश्न इससे हिस्ट्री से लिंक कर पूछता है, मैं बता देता हूं कि आपने देखा होगा जो हमारे वेद हैं उसमें जो अलग अलग नदियां हैं उसके दूसरे तरीके से नाम दिए हुए हैं। जैसे जो रावी नदी है इसका नाम है पौरुषणी, ठीक है। इसी तरह जो चिनाब नदी है इसको वेदों में बोला गया है अस्किनी। इसको याद रखिएगा, ये मैचिंग वगैरह में काफी पूछता रहता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन पड़ता यह मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश का वन विभाग इसको मैनेज करता है। क्यों चर्चा में है? अभी चीतों की एक नई खेप इस वन्यजीव अभयारण्य में इंट्रोड्यूस की जाने वाली है, यह मैंने पहले भी कवर किया था। इससे पहले भारत में दो खेप चीतों की आ चुकी है जिनको हमने कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पड़ता है, वहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया है। पहली खेप में 8 चीते नामीबिया से आए थे, दूसरी खेप 12 चीतों की आई थी साउथ अफ्रीका से। अब कीनिया से चीते लाने की बात की जा रही है। कीनिया का एक दल अभी आया था और उसने इसको विजिट भी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व भी अभी चर्चा में था, वो भी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये चर्चा में था। मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व है। यहां पर अभी चौसिंगा, एक काफी रेयर 4 हॉर्न यानी 4 सींगों वाला हिरन हमें दिखाई दिया है इस टाइगर रिजर्व में। तो ये अभी चर्चा में है। मध्य प्रदेश को इंडिया का टाइगर स्टेट भी बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे, जो लेटेस्ट हमारी टाइगर काउंट है, ठीक है। इसके बारे में पूरा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को 1974 में अधिसूचित या नोटिफाई किया गया था, जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा कुछ और जो नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरियाज अभी चर्चा में रहे हैं वो मैंने डाल दी है। पेंटानल वेटलैंड, देखिए पेंटानल वेटलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है या आर्द्र भूमि है। ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहां पर अभी आग लगी हुई थी जंगलों में, जिसके कारण ये चर्चा में बना हुआ था। साउथ अमेरिका में स्थित है। देखिए देश की अगर बात करें तो अधिकांश जो इसका भाग है वो ब्राजील में पड़ता है, लेकिन ये बोलीविया और परुग्वे, ठीक है, बोलीविया और परुग्वे में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। देखिए इतना बड़ा ये वेटलैंड है। तो 3 देशों में ये पूरा वेटलैंड एरिया कवर करता है। इसको याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड। सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए चर्चा में क्यों है, आपने पढ़ा होगा न्यूज में
भारत का सबसे पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व अभी बनाया गया है, इसका नाम है RRBR, राजाजी रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व। ये बनाया गया है राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर। इसके साथ साथ देखिए जिन्होंने ये डेवलप किया है, ये लोग सह्याद्री टाइगर रिजर्व में भी एक और प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व डेवलप कर रहे हैं। इस वजह से सह्याद्री टाइगर रिजर्व चर्चा में था। आपको पता होगा जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य होगा माफ कीजिए, नागी और नकटी दो बर्ड सेंचुरी है, बिहार के जमुई जिले में स्थित है और इसको अभी नई रामसार साइट्स भारत में बनाया गया है, जिसके साथ भारत में टोटल रामसार साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है और वैश्विक लेवल पर भारत अब तीसरे स्थान पर आ गया है। तीसरे स्थान पर दो कंट्री हैं, चाइना और इंडिया। अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो सबसे ज्यादा रामसार साइट यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में 175, फिर 142 साइट है मैक्सिको में। ठीक है, तो इंडिया तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा भारत में अगर बात करें तो 16 साइट्स हैं तमिलनाडु में, सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की जिसमें 10 रामसार साइट्स हैं। बिहार की अब टोटल 3 रामसार साइट्स हो गई हैं। इससे पहले कबरताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया था, कबरताल वर्ल्ड सेंचुरी को बनाया गया था और उसके बाद अब दोनों नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को बनाया गया। सियांग घाटी अभी ये चर्चा में थी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सियांग घाटी में अभी एक नीली चींटी की खोज की गई है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट, इसके जंक्शन पर ये पड़ता है। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जोड़े पर या जंक्शन पर पड़ता है, तो वो यही टाइगर रिजर्व है। यहां पर अभी एलिफेंट सेंसस या हाथियों की गणना चल रही है, इस वजह से न्यूज में था। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है, तो सिरिल रैमफोसा को इनके सेकंड टर्म के लिए या दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। पूरा नीचे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया, ये आपको याद रखना है। यहां पर एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है जिसको प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, वो है क्रूगर नेशनल पार्क। ठीक है, क्रूगर नेशनल पार्क। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि ड्रेकेंसबर्ग जो रिज है या ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वत है वो कहां पर है, तो ये यूपी टेट में प्रश्न पूछा था। ये आप देखेंगे ड्रेकेंसबर्ग, ये भी आपका साउथ अफ्रीका में ही स्थित है। यहां पर आप अगर एक चीज और देखेंगे, कालाहारी जो रेगिस्तान है इसका कुछ हिस्सा साउथ अफ्रीका में भी पड़ता है। और एक पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केप अगलहास। केप अगलहास जो है या अगुलहास जो है, इसके नाम से आपने देखा होगा एक ओशियन करंट भी है या समुद्री धारा भी है, जिसको हम अगुलहास धारा बोलते हैं। ये इंडियन ओशियन में बहती है और एक ये गर्म या वार्म ओशियन करंट है, इसको भी याद रखिएगा, इसी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप भी पूछ चुका है, कहां पर स्थित है। केप ऑफ गुड होप आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है। यहीं से होते हुए जो वास्को दी गामा थे वो भारत पहुंचे थे, या समुद्री रास्ते की खोज इन्होंने इसी पोर्ट से होते हुए की थी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, किम्बरले। किम्बरले में क्या है, डायमंड। ठीक है, डायमंड की माइंस है और एक प्रोसेस है किम्बरले प्रोसेस, वो डायमंड या जो रफ कट डायमंड होते हैं उससे ही संबंधित है। किम्बरले के अलावा जोहानिसबर्ग में भी आपको थोड़ा सा डायमंड मिलेगा और एक और शहर है केप टाउन, यहां पे भी थोड़ा थोड़ा डायमंड हमें देखने के लिए मिलता है। एक और अफ्रीकी कंट्री है जहां पर हमें डायमंड मिलता है, वो है जायरे। ठीक है, जायरे में भी हमें डायमंड देखने के लिए मिलते हैं। तो साउथ अफ्रीका में डायमंड प्रोडक्शन काफी है। और ये जो कालाहारी रेगिस्तान है, एक प्रश्न यहां से बहुत बनता है कि कालाहारी रेगिस्तान में मिलने वाली जनजाति कौन सी है, तो एक बहुत प्रमुख जनजाति है बुश मैन। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न लगातार आपसे पूछता रहेगा। कालाहारी रेगिस्तान में ही आपको देखने के लिए मिलती है। बॉर्डर की बात करें तो मोजाम्बिक से इसका बॉर्डर है, जिम्बाब्वे से बॉर्डर है, बोट्सवाना से बॉर्डर है, नामीबिया से इसका बॉर्डर लगता है और एक तरफ से ये इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, पूर्व में और पश्चिम में ये अटलांटिक ओशियन यानी अंध महासागर से घिरा हुआ है। तो ये कुछ साउथ अफ्रीका से संबंधित फैक्ट्स हो गए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय शुरू किया है, तो आपको पता है पंजाब में जो है वो ड्रग्स की समस्या बहुत ज्यादा है, तो पंजाब सरकार ने भी बॉर्डर एरियाज में मिलकर, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ के साथ मिलकर ये मिशन निश्चय शुरू किया है, जो एक हफ्ते का एक इनिशिएटिव है। तो पंजाब गवर्नमेंट इसका आंसर होगा। इसके बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ और देखिए जो इनिशिएटिव्स या पहल चर्चा में रही है। ऑपरेशन मर्यादा, ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया है केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए, क्योंकि भीड़ वहां पर इस बार काफी ज्यादा पहुंच गई थी।
ऑपरेशन सद्भावना, ये अभी यूपीएससी का जो पेपर हुआ है 2024 का, इसी में पूछा गया है। ये इंडियन आर्मी द्वारा एक रिलीफ की जो पहल है या राहत की पहल है वो है। ऑपरेशन बाम्बी बकेट, उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए जो हेलीकॉप्टर है वो ऑपरेशन बाम्बी बकेट। इसमें क्या होता है, एक बकेट आपका होता है, बाल्टी तरीके की होती है, उसको किसी वाटर बॉडी में डुबोया जाता है, फिर वहां से उसमें पानी उठाकर आग बुझाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये ऑपरेशन बाम्बी बकेट उत्तराखंड में लगी वनों की आग को बुझाने के कारण चर्चा में था। एक वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत न्यूज में है, बिनसर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी जो फायर वॉचर्स होते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी 4 लोगों की। ठीक है, वहां गाड़ी में पूरी आग लग गई जिसकी वजह से उन लोगों की, तो काफी बुरी घटना थी ये भी इस वजह से चर्चा में बना हुआ था, उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा ओलंपस मॉन्स। क्या है, तो ओलंपस मॉन्स जो है वो सौरमंडल का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है, जो पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है उससे भी काफी ये ऊंचा है, लगभग 3 गुना उससे ऊंचा है, 24 किलोमीटर। तो ये मंगल ग्रह पर एक शील्ड वॉल्केनो या ढाल ज्वालामुखी है, इसको याद रखिए। पूरा यहां पर इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जो अभी ज्वालामुखी चर्चा में है वो बता देता हूं। एक है माउंट कनलाओन, ये आपका फिलीपींस में स्थित है, इसलिए चर्चा में था। इसके अलावा कैंपी फ्लेग्रेई, कैंपी फ्लेग्रेई, कैंपी फ्लेग्रेई रीजन है, ये इटली में है। यहां पर अभी दशक का सबसे ज्यादा भयानक भूकंप आया था, इस वजह से ये चर्चा में है। इसके अलावा माउंट फूजी चर्चा में था। माउंट फूजी आपको पता होगा जापान का सबसे ऊंचा पॉइंट है या हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा माउंट नेमरुत, ये चर्चा में है, इसकी अभी काफी शानदार एक तस्वीर ली गई थी तो वो काफी वायरल हुई थी, ये आपका टर्की में स्थित है। तो ये कुछ अभी और ज्वालामुखी चर्चा में है। हाल ही में खबरों में रही ग्रेट स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ग्रेट जो स्कीम है ये टेक्निकल टेक्सटाइल, जो काफी उच्च क्षमता वाले टेक्सटाइल होते हैं, कपड़े होते हैं, उससे संबंधित है। तो तकनीकी वस्त्रों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए ये बनाई गई है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो और ये देखिए एनटीटीएम के अंतर्गत आता है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसकी एक पहल है। ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और एनटीटीएम के जो रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन का ये एक हिस्सा है। इसके अलावा कुछ और जो स्कीम्स अभी चर्चा में रही हैं वो देख लेते हैं। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं उनको जोड़ने के लिए। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ये असम सरकार द्वारा शुरू की गई है, चाइल्ड एजुकेशन या बाल शिक्षा को, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को, और ताकि उनकी एजुकेशन बढ़े और कहीं ना कहीं इससे सीधे संबंधित है बाल विवाह, उसको भी रोकने का प्रयास यहाँ पर होगा। मन्नुईर काथू, मन्नुईर कापोम, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इंपॉर्टेंट हम कहें तो सॉइल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसमें ग्रीन मैन्योर या हरित खाद को बढ़ावा दिया जाएगा, हरित खाद। आगे चलते हैं। और इसके अलावा एक और बची, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, या राजस्थान सरकार की वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण की एक पहल है। वोल्खोव नदी जो समाचारों में देखी गई, किस देश में स्थित है, तो ये रूस में स्थित है। अभी क्या कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ भारतीयों की डूबकर मृत्यु हो गई है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा लगातार न्यूज में बनी हुई थी। थोड़ा सा देख लेते हैं। रूस में अध्ययन कर रहे महाराष्ट्र के 4 मेडिकल छात्र सेंट पीटर्सबर्ग के पास वोल्खोव नदी में डूब गए। उत्तर पश्चिम रूस में वोल्खोव नदी इल्मेन झील से लाडोगा झील तक बहती है और व्यापार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रही है। इसके अलावा कुछ और जो रिवर्स अभी चर्चा में है वो देखते हैं। सनकोशी रिवर, ये नेपाल में स्थित एक रिवर है, यहाँ पर अभी एक रिवर क्लीनिंग कैंपेन, ठीक है, रिवर क्लीनिंग कैंपेन चलाई गई थी। अरुण रिवर, ये भी नेपाल में स्थित एक रिवर है, इसके ऊपर भारत एक अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। इंडिया की सतलुज जल विद्युत निगम इसको डेवलप करेगी। सुबनसिरी रिवर, या अगर हम बोले इसके ऊपर भी एक डैम बन रहा है, लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, बनने के बाद ये लगभग 2000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। और सुबनसिरी जो रिवर है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। घटप्रभा रिवर, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा है, यानी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ पर भी अभी एक ट्रैक्टर पलट जाने के कारण 2 लोग उसमें डूबने वाले थे, फिर उनको बचा लिया गया, इस वजह से ये चर्चा में है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। भीमा रिवर, इसके ऊपर उजानी डैम बना हुआ है। भीमा नदी भी अभी
चर्चा में थी। भीमा नदी का जो बैक वाटर है, जहां पर पानी आप रोकते हैं डैम के पीछे, वहां पर भी अभी कुछ इसी तरीके की घटना हुई थी, इस वजह से ये चर्चा में था। और जो उजानी डैम है ये भीमा नदी के ऊपर बना हुआ है। भीमा नदी भी आपकी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के वैश्विक आंकलन के अनुसार अभी ये नया एस्टीमेट जारी किया गया है। नाइट्रस ऑक्साइड आप सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा देश नाइट्रस ऑक्साइड का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? तो देखिए चाइना लगभग 16.1% नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन करता है वैश्विक लेवल पर। सेकंड रैंक है इंडिया की। ठीक है, इसका आंसर होगा इंडिया। रैंक 1 है चाइना की, सेकंड रैंक है इंडिया की। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारत को दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में रैंक करता है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जो सीधे सीधे आपका ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करती है। भारत का लगभग जो योगदान है ग्लोबल लेवल पर वो है 11%, और चीन का कितना है? लगभग 16%। इसके अलावा देखिए कुछ और अभी जो ऐसी रैंकिंग चर्चा में रही हैं और कुछ रिपोर्ट्स वो मैंने डाल दी हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अभी जारी किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इंडिया की इसमें 129 रैंक है। इसको टॉप किया है आइसलैंड ने। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जो वन्य जीवों का इलीगल ट्रेड किया जाता है उससे ये संबंधित है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट ये कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी रिपोर्ट जारी की है। तो ये कुछ अभी रिपोर्ट्स और इंडिसेस हाल ही में चर्चा में थे। भारत के किस किसान को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा उनकी प्राकृतिक खेती के लिए भूमि नायक नामित किया गया? इनको लैंड हीरो अभी बताया गया। और देखिए किसान है लेकिन इनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, और इन्होंने जो वेस्ट मैनेजमेंट है कृषि के क्षेत्र का उसमें संबंधित और नेचुरल फार्मिंग को काफी प्रमोट किया है। इनका नाम है सिद्धेश साकोरे। इनको अभी यूएनसीसीडी ने भूमि नायक या लैंड हीरो नामित किया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी जो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दिवस है वो भी 17 जून को मनाया गया था। तो वो भी अभी नीचे हम क्वेश्चन देखेंगे। और ये इसकी 30वीं वर्षगांठ है यूएनसीसीडी की। बात करें अगर इसकी स्थापना कब हुई है, 30वीं वर्षगांठ है तो इसकी स्थापना क्लियर हो गई है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और काफी इंपॉर्टेंट देखिए ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग है, यानी कंट्रीज को जो अगर इसको साइन करते हैं अपनाना ही पड़ेगा। 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, यानी जो जमीन आपकी खराब हो रही है उसका रोकना इसका लक्ष्य है। जो SDG 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 अगर आप देखेंगे तो वो लैंड डिग्रेडेशन से ही संबंधित है। टोटल आपके एजेंडा 2030 के तहत 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। 2 दिवसीय भारत IOR यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में अभी संपन्न हुआ है। इसके अलावा कुछ और जो मीटिंग्स चर्चा में रही वो देख लेते हैं। ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अभी रशिया में आयोजित की गई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की जो 29वीं बैठक होगी वो नवंबर में बाकू अजरबैजान में आयोजित की जाएगी। पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा, इसका उद्घाटन मसूरी में किया गया। 3 दिवसीय तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस देहरादून में आयोजित की गई। शंग्री-ला डायलॉग या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण ये सिंगापुर में अभी आयोजित किया गया। शंग्री-ला एक होटल है सिंगापुर में, उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। स्लोवाकिया के 6वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो शपथ ली है पीटर पेलेग्रिनी ने। इनका चयन देखिए इलेक्शन पहले ही हो गया था, लेकिन जो स्वर्ण इन किया है शपथ ली है इन्होंने अभी ली है। देखिए स्लोवाकिया एक वजह से और चर्चा में है। स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, इनके ऊपर अभी एक हत्या का अटेम्प्ट किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने उनके सकुशल होने की कामना भी की थी और ट्वीट उन्होंने बाकायदा इस पर किया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट फिको कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। बात करें अगर स्लोवाकिया की, तो स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो है ब्राटी स्लावा, और इसकी जो करेंसी है, करेंसी का नाम है कोरोना। ठीक है, कोरोना यहाँ की मुद्रा या करेंसी है। बात करें अगर देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यूरोप में एक बहुत फेमस नदी आपने सुनी होगी डैन्यूब रिवर। ये पूरे यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, यानी दूसरी सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट कौन सी है? वोल्गा। वोल्गा की रैंक 1 है लेंथ के हिसाब से यूरोप में। ये नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए यूरोप के 5 देशों की जो राजधानी है
वो डेन्यूब नदी के बैंक्स पर या डेन्यूब नदी के किनारे पड़ती है। नीचे पूरा मैप देखेंगे, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये आपकी डेन्यूब नदी है पूरी। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वो इसके किनारे पड़ती है। स्लोवाकिया की जो राजधानी है, जो हमने प्रश्न देखा, ब्राटिस्लावा, वो इसके बॉर्डर पर है। बुडापास्ट जो हंगरी की कैपिटल है, वो डेन्यूब नदी के किनारे पड़ती है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड इसके किनारे पड़ती है। और रोमानिया की जो राजधानी है बुचारेस्ट, वो भी कहीं ना कहीं इसके आसपास ही पड़ती है। तो टोटल आपका ये, और ये ब्लैक सी में या काले सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। 5 देशों की राजधानी इसके बैंक्स पर या इस नदी के किनारे पड़ती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस स्थान पर प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? तो संसद भवन का जो नया परिसर है, उसमें अभी प्रेरणा स्थल का उद्घाटन नई दिल्ली में जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। इसमें देखिए क्या है, पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी या जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं भारत की, वो अलग अलग क्षेत्रों में संसद भवन में उनकी मूर्तियां लगी हुई थी। अब लोगों को इंस्पायर करने के लिए उन सारी मूर्ति को एक जगह पर लाया गया है, जिसको प्रेरणा स्थल या इंस्पिरेशन प्लेस नाम दिया गया है। इस नवनिर्मित स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां हैं, जो पहले परिसर में विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून को यह मनाया जाता है। और मैंने आपको बता दिया 1994 में एक कन्वेंशन आई थी, लीगली बाइंडिंग है, और 2030 तक इसका लक्ष्य है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को हासिल करने का। और इस बार की इसकी थीम देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है थीम, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, यानी यूनाइट फॉर लैंड, आर हेरिटेज आर फ्यूचर। इसके अलावा बात करें जो जून में और कुछ दिन अभी चर्चा में रहे, उसका रिवीजन कर लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन जो कार्ल लैंडस्टीनर है, जिन्होंने ABO इन ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, उनका जन्म दिवस है, उसकी याद में यह मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशंस डे 8 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही? अवेकन न्यू डेप्थ, यानी नई गहराइयों को जागृत करें। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। भारत में दूध से संबंधित क्या है? ऑपरेशन फ्लड। भारत में दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। रैंक 1 किसकी है मिल्क प्रोडक्शन में ग्लोबल लेवल पर? इंडिया की है। भारत में कौन सा राज्य रैंक 1 पर है? राजस्थान रैंक 1 पर है, दूसरे में यूपी है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, ये 7 जून को मनाया जाता है। तो ये कुछ अभी दिन जून में चर्चा में रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम क्या है। अगस्त 2024 में कौन सा देश पहली बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो इंडिया पहली बार मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज का होस्ट करने जा रहा है। इसमें लगभग 10 कंट्रीज से अलग अलग एयरफोर्स के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ और जो अभी हाल ही में एक्सरसाइज चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज रेड फ्लैग, ये अलास्का USA में आयोजित की गई थी और इंडिया की एयरफोर्स ने भी इसमें भाग लिया है। जिमैक्स, ये इंडिया और जापान के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज, समुद्री या नौसैनिक अभ्यास है। इसका 8वां संस्करण था, योकोसुका जापान में आयोजित किया गया। एक्सरसाइज डस्टलिक, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास है, उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया था। एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक द्वितीय, ये पंजाब में जो आर्मी की खड़गा कोर है या खड़ग कोर है और इंडियन एयरफोर्स के बीच में आयोजित किया गया था। तो ये आप याद रखिए। किस संगठन ने लंदन यूके स्थित एक प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अवार्ड अभी दिया गया है। बात करें रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत की गई है, 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1 जनवरी 1949 को किया गया है। RBI की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिशों या कौन से आयोग की सिफारिशों पर की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इससे संबंधित फैक्ट्स हो गए। पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। इसके बाद पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख,
वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास सर, ठीक है, 25th गवर्नर है आरबीआई के। तो यही मुझे लगता है काफी आरबीआई से संबंधित फैक्ट्स हो गए। इसके अलावा कुछ और जो अभी अवार्ड चर्चा में रहे हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उसके दौरान ये दिया जाता है, सुब्बैया नल्लामथु जी को दिया गया है। ये वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम जो यंग सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं उसको दिया जाता है, नेत्रा गुरुराज जी को भी इसके लिए चुना गया है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया गया है एशियन बैंकर के द्वारा। बेस्ट हिंदी साहित्य भारती अवार्ड ये कृष्ण प्रकाश जी को दिया गया है, मुंबई पुलिस में एक अधिकारी है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 विलियन सुब्बैया जी को इसके लिए चुना गया। तो यही कुछ अवार्ड अभी चर्चा में थे और यहीं पर हमारा करंट अफेयर्स का आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको सेशन का तरीका अच्छा लगा होगा, मैप्स भी मैंने लगाए और रिवीजन भी हमने साथ साथ किया है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी अपना अगर कोई आपका इनपुट है तो ज़रूर मुझे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।